स नवविधोपि। अब वह अच 9 प्रकार का होता हुआ भी, 9 प्रकार कैसे हुआ था? सबसे पहले उसके भेद थे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर ह्रस्व के अपने 3 भेद थे, ह्रस्वोदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ऐसे ही दीर्घ के अपने 3 भेद, दीर्घ, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। प्लुत के अपने 3 भेद, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। इस प्रकार से तो 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये 9 प्रकार का सह नवविधोपि, वो जो 9 प्रकार का हुआ उसके 2 भेद और कर रहे हैं। क्या है? स प्रत्येकम अनुनासिक अननुनासिकत्वाभ्याम। हाँ, वह अच अनुनासिकत्व और अननुनासिकत्व, इन 2 भेदों से है, ये उसके 2 प्रकार के और भेद हो जाते हैं। तो टोटल वो 9 था, उनके 2 भेद और कर दिए ये। तो इस प्रकार से टोटल कितने भेद हो गए उसके? 9 दूनी 18, अष्टादश भेद हो गए। ठीक है, कितने भेद हुए टोटल? अष्टादश वेद हो गए। तो अब ये अनुनासिक और अनुनासिक होता क्या है उसको बतलाने का उपक्रम कर रहे हैं। अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र को पढ़ते। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, यह सूत्र अनुनासिक संज्ञा को बताता है। अनुनासिक पता चल जाएगा तो अनुनासिक अपने आप ही पता चल जाएगा तुम्हें, है ना। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हें घट क्या है ये बता दे तो घटा भाव को तुम ज्ञात कर लो। ठीक है, आइए अनुनासिक किसे कहते हैं? तो मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। मुख सहित नासिकयोः माने मुख और नासिका, इन दोनों के सहयोग से उच्चार्यमाणः वर्णः, उच्चार्यमाण जो वर्ण, वर्ण माने वो अच रूपी वर्ण, अनुनासिक संज्ञः स्यात्, अनुनासिक संज्ञक होता है। यहाँ पर व्याख्या ग्रंथों में अथवा परंपरा में समास का बताया जाता है कि समास क्या है, मुख नासिका में क्या समास है, मुख नासिका का वचनः के क्या समास है। इसको टीका ग्रंथों में देख लीजिएगा। 2-3 प्रकार के भिन्न भिन्न तरीकों से इसमें समास बताया जाता है। मैंने कहा है कि मैं आपको मूल पढ़ाऊंगा, जब समास आएंगे तब मैं आपको समास पढ़ाऊंगा। जब आप व्युत्पन्न हो जाइएगा अथवा टीका ग्रंथों को समझने की आप में थोड़ा क्षमता आ जाए, आप समास जानने का प्रयास करेंगे तो फिर हम आपको इन स्थलों पर बढ़िया से तब समास भी बताएंगे। अभी हम मूल ग्रंथ पढ़ाने को प्रवृत्त हैं, उसे पहले पढ़ाएं। ठीक है, चलिए। तो मुख सहित नासिकयो माने ऐसा वर्ण, मुख और नासिका की सहित से जो उच्चार्यमाण है माने उच्चारण किया गया, वो अनुनासिक संज्ञा होता है। क्या होता है वो? अनुनासिक संज्ञक होता है, माने जो मुख और नासिका की सहायता से बोल दिया जाए। उदाहरण के लिए जैसे मैं बोलूं अ, ई, ऊ, ये अनुनासिक हैं, और यदि मैं शुद्ध बोलूं अ, ई, उ, ये इसमें नासिका की सहायता नहीं है, तो ये जो है अननुनासिक हैं। अननुनासिक को ही टीकाकार निरनुनासिक के नाम से भी कहते हैं। अननुनासिक कहिए या निरनुनासिक कहिए, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, अब जितने भेद हो गए तो उन सबको बता रहे हैं कि टोटल ये अचों के 18 भेद कर दिए। तो क्या ये सभी अचों के 18 भेद होते हैं? तो उसके लिए कह रहे हैं नहीं, उसमें कुछ चीज समझने की है, उसे समझिए। तदित्थम, अब इस प्रकार से सब आपने भेद जान लिए। अ ई ऊरी एषाम वर्णानाम, अ ई ऊरी एषाम वर्णानाम माने इन वर्णों के प्रत्येकम, और इनके मिलित नहीं बल्कि एक एक के प्रत्येकम अष्टादश भेदाहा, इनके 18 भेद हो गए। 18 भेद किनके किए? सिर्फ इन 4 के ही किए। ठीक है, उसके बाद आता है ली, उसके लिए कहा ली वर्णस्य द्वादश, जो ये ली वर्ण है वो द्वादश, ये तो 12 ही प्रकार का होता है। ताकि 12 प्रकार का क्यों? क्योंकि तस्य दीर्घा भावा, क्योंकि उसके जो है दीर्घ भेद नहीं होता। क्या भेद नहीं होता? तो कहा दीर्घ भेद नहीं होता तो एक ही कम हुआ ना, तो 17 कहने थे, ये क्यों कह दिया कि 12? ये 6 भेद एक साथ कैसे कम हो गए? ठीक है, तो इसको थोड़ा ऐसे समझ लीजिए। ये 6 भेद ऐसे कम हो गए एक साथ कि जो हिरस्व है, हिरस्व में उदात्त है, तो अनुनासिक और अननुनासिक 1 2 3 4 5 6 भेद हैं टोटल हिरस्व के, और 6 भेद हैं दीर्घ के, और 6 भेद है टोटल प्लुत। किसके? प्लुत के भेद का हो, क्योंकि ये मूलतः हिरस्व और दीर्घ और प्लुत के भेद है। हिरस्व दीर्घ प्लुत के ही, हिरस्व के अपने उदात्त अनुदात्त स्वरित हैं, दीर्घ के अपने उदात्त अनुदात्त स्वरित हैं, और प्लुत के अपने हैं, और उनमें से फिर प्रत्येक के अनुनासिक और अननुनासिक भेद हैं। ठीक है, तो जब हमने कहा कि जो ली वर्ण है वो जो है दीर्घ नहीं होता, माने ली वर्ण ये दीर्घ में नहीं होता, तो दीर्घ के जितने भी टोटल हैं भेद उतने कम हो जाएंगे। इसलिए कितने कम हो गए?
इसलिए 12 कह दिया गया। फिर आगे पंक्ति है एचाम अपि द्वादश, एच भी 12 प्रकार के होते हैं। तेषाम ह्रस्वाभावात्, क्योंकि वो ह्रस्व नहीं होते। तो ह्रस्व नहीं होते माने कि 6 सीधे कम कर दो। एच क्या है? एच माने ये 4 वर्ण, ये ह्रस्व नहीं होते, ये दीर्घ ही दीर्घ होते हैं। इसलिए हिंदी वाले क्या पढ़ते हैं? छोटी ए बड़ी ए। जैसे छोटा आ बड़ा आ पढ़ते हैं। छोटा आ माने ह्रस्व भेद, बड़ा आ माने उसका दीर्घ भेद। छोटी ई ह्रस्व भेद, बड़ी ई, ऐसे ही छोटा ए दीर्घ और बड़ा ए वो भी दीर्घ। संस्कृत में दोनों ही दीर्घ हैं। ऐसा नहीं कि जैसे दोनों एक ह्रस्व और एक दीर्घ हो। वो तो क्या समझते हैं, ऐसे सिंपल ए लिखा है तो ये है ह्रस्व, और ऐसा लिखा है तो वो समझ लेते हैं दीर्घ। ऐसा नहीं। ऐसे ही ओ और औ, ये एच है वो दीर्घ ही दीर्घ होते हैं, ह्रस्व होते ही नहीं है। तो कुछ जानकारी मिली? दूसरों को समझाओगे इस बात को? हाँ। मैंने उनको यहाँ पर सबको लिख भी दिया है। जैसे अकार के 18 भेद, तो अकार सब जगह है। ठीक है, अकार आपका ह्रस्व में भी है, दीर्घ में भी है, प्लुत भी है। ये वाला अनुनासिक है, अनुनासिक का ये चिन्ह लगाया जाता है चंद्र में। और ऐसे सिंपल लिखा जाए तो वो अननुनासिक होता है। देखो इधर वाले सब अननुनासिक है, और ये उदात्त है, ये अनुदात्त है, क्योंकि जिनके नीचे नीचे ऐसा लगा है। और जो है ये स्वरित है। उदाहरण तो मैंने बताई आपको, ये तो बता ही दिए थे। ऐसे ही दीर्घ में जान लेना इनके, उदात्त उदात्त स्वरित, और अनुनासिक अनुनासिक भी जान लेना। मैंने तो उन्हें लगा करके लिख दिया है, स्वरों को भी लगाकर। आपकी पुस्तकों में तो वैसे लिखा हुआ है ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक। लेकिन किन वर्णों के ह्रस्व भेद होते हैं? कौन 18 प्रकार का होता है, उसे 18 का। अब जैसे ली जो है 12 प्रकार का ही होता है। क्या उसका अभाव है? तो इस दीर्घ वाले कॉलम में कहीं भी ली को आप देख नहीं सकते हो, है नहीं ना? एच क्या नहीं होते? तो ह्रस्व में आप कहीं देखो ए ओ यू दिख रहे हो? नहीं। कहाँ है? इधर है, लिखे है ना? उसी तरीके से इनको बना के लिख दिया है सस्वर। चलो आपको ये जानकारी हो गई, आगे बढ़। अब इसके बाद तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये मुझे यहाँ लिखना चाहिए था सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्र में। इसको चेंज कर देंगे, थोड़ा अभी बचा है ये सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन? हाँ, सवर्ण संज्ञा की बड़ी उपयोगिता है। अब क्या है, वर्ण समाम्नाय में ह्रस्व एक ही भेद पढ़ा, ह्रस्व भेद। ठीक है, उसमें भी अभी ये क्लियर नहीं है तो मैं ह्रस्व में वो उदात्त अनुदात्त स्वरित कौन सा है उसका, अर्थात 18 प्रकार के में से जो आकार हैं उनमें से ह्रस्व तो वो है, लेकिन वो उदात्त अनुदात्त स्वरित वाला है अथवा विवृत संवृत क्या है, ये अभी उसके कुछ चीजें और बतानी है। और वर्ण समाम्नाय में दीर्घ का पाठ नहीं, प्लुत का पाठ नहीं है, तो उसके लिए उपक्रम कर रहे हैं। पहले आपको उच्चारण सवर्ण संज्ञा बताएंगे, फिर सवर्ण संज्ञा के आधार पर ये बता देंगे कि जो वर्ण समाम्नाय में पढ़ा गया जो आकार है वो अपने सभी सवर्णियों का ज्ञान करा देता है। जिससे क्या होगा, वर्ण समाम्नाय में भले ही अ पढ़ा गया है लेकिन वो अपने 18 प्रकार के सभी भेदों का ज्ञान करा देगा। इस बात को आगे अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में कहेंगे, सवर्ण ग्राहक सूत्र में। अतः सबसे पहले अब सवर्ण ग्राहकता ये सब बतलाना है, तो सवर्ण संज्ञा को पहले बता रहे। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम है। ठीक है, इस सूत्र में भी बड़ा समास बताते हैं, ऐसा समास वैसा, ये सब जानना हो टीका ग्रंथों से तैयार कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूं। तुल्य आस्य प्रयत्नम, जिनका आस्य प्रयत्न तुल्य हो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। इसी बात को वृत्तिकार ने लिखा है। आस्य का अर्थ होता है आस्य भवम। आस्य माने मुखम, यह तो है ही, लेकिन यहाँ पर एक प्रत्यय और हो रखा है। आस्य भवम, आस्य में होने वाले। आस्य भवम आस्यम, आस्यम माने उच्चारण स्थानम, तालवादी उच्चारण स्थानम। तो सुनो, आस्य शब्द और प्रयत्न शब्द, इन दो को पकड़ो। आस्य का अर्थ है तालवादी स्थानम, प्रयत्न का अर्थ है आभ्यंतर प्रयत्न। च लगा दिया, च माने और। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद् द्वयम्, ये दो, तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, इति एतद् द्वयम्, ये दोनों, यस्य येन तुल्यम, जिसके जिससे तुल्य होंगे। तालवादी स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, जिस वर्ण के जिस वर्ण से तुल्य होंगे। ठीक है ना? इसके लिए इसका मतलब यह है कि ये जो सवर्ण संज्ञा है एक वर्ण की नहीं, ये दो वर्ण की मिल करके संज्ञा है। अभी तक जो आपने संज्ञा पढ़ी वो एक वर्ण की एक ही संज्ञा थी, है ना? पर ये क्या है, ये दो वर्णों की मिलित रूप से है। ये बैंक में सिंगल खाता नहीं है, डबल खाता है, जॉइंट खाता। ठीक है, तो ये दोनों, यस्य येन तुल्यम, जिसका जिससे तुल्य होगा, जिसका जिसके साथ में तुल्य होगा। तन्मिथः, वो
दोनों मिथ, मिथ माने परस्परम, तन्मिथ सवर्ण संज्ञम स्यात्। वो मिथ माने आपस में, मिथ माने परस्पर। तुल्यम शब्द यहां दिया है इसलिए कहा यस्य येन तुल्यम, है ना। आस्य प्रयत्न, आस्य माने तालवादी स्थानम, प्रयत्न माने आभ्यंतर प्रयत्न, प्रयत्न से सिर्फ आभ्यंतर लेना। जिनके जिनसे तुल्य होंगे उनकी परस्पर में सवर्ण संज्ञा होगी, समझे। अब हमें जानना पड़ेगा, सवर्ण संज्ञा के लिए हमें उच्चारण स्थान जानना पड़ेगा और प्रयत्न जानना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, क्या समझा? सवर्ण संज्ञा कब होगी? हाँ, सवर्ण संज्ञा कब होती है बताए? नहीं, अभी करेक्टली नहीं कह पा रहा है रोहित, बता। हाँ, जिनके मतलब दो ही चीजों की तुल्यता देखनी है, तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। जिस वर्ण का जिस वर्ण के तुल्य होगा माने एक जैसा होगा, ठीक, तो उनकी क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। जैसे देखो, अभी एक उदाहरण के लिए बता देते हैं, हालांकि कुछ ज्ञान तो मैं पहले से है उस आधार पर। क का उच्चारण स्थान, ख का उच्चारण स्थान, कंठ, दोनों का क्या है? क और ख का उच्चारण स्थान एक हुआ, पहली चीज मैच कर गई, तालवादी स्थानम मैच कर गया। चलो आभ्यंतर प्रयत्न चेक करते हैं, अभी मैं बता देता हूं, नहीं भी पता हो तो। क का अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट, ख का अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न भी एक जैसा हो गया। ये दोनों चीज एक जैसी हो गई माने इनकी सवर्ण संज्ञा, इसका दो डाटा मैच कर गया, इसका मतलब इनकी सवर्ण संज्ञा है। आ जाओ, ठीक है, बस इतना ही चेक करना है सवर्ण संज्ञा। और सवर्ण संज्ञा में ये भी एक विचार है, सवर्ण संज्ञा यत किंचित स्थान को लेकर के हो जाएगी अथवा यावत स्थान को लेकर के होगी। ठीक है, नहीं समझे होगे शायद, मैं थोड़ा उदाहरण से बताता। क और ख का उच्चारण स्थान यावत स्थान साम्य है, माने कि पूरा का पूरा। लेकिन क और ङ, क और ङ, अंग, उसका अंतिम, उसमें क्या है कि उसका नासिका स्थान अधिक है, तो जो सवर्ण संज्ञा है वो यावत स्थान साम्य में होगी, इसलिए क और ङ की सवर्ण संज्ञा नहीं होती क्योंकि उसका नासिका स्थान ज्यादा है। ठीक है, हालांकि ये तो मैंने केवल उदाहरण दिया, क ङ की सवर्ण संज्ञा कैसे होती है ये बताएंगे, पर एक सिद्धांत उसमें यही है क्योंकि इस स्थल पर तो सवर्ण संज्ञा होती है, वो प्रकारांतर से होती है कैसे, पर उसका यही जानिए कि सवर्ण संज्ञा में यावत स्थान साम्य है, यत्किंचित स्थान साम्य नहीं लेना, माने पूरा का पूरा स्थान मिलना चाहिए। कंठ तो डिट्टो इसका भी कंठ है, उससे कुछ ज्यादा ना हो और कम भी ना हो। ठीक है, चलो ये बातें आप व्याख्या ग्रंथों से भी समझ लेंगे। अब आइए उच्चारण स्थानों को जान लेते। तो कहा अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय, इनका उच्चारण स्थान क्या है? जब इन वर्णों को बोला जाता है तो जो वायु, प्रयत्न प्रेरित वायु नाभि तल से जो उठती है वो कंठ के अलावा और किसी 8 स्थानों में से और किसी के साथ उसका ज्यादा संपर्क नहीं होता है। ठीक है, जिसमें तालु, मूर्धा, दंत, इनका जो है वायु के साथ संपर्क नहीं होता है, तीव्र संपर्क नहीं होता है, जिसके कारण से इनका उच्चारण स्थान कंठ कहा गया है। तो इसकी व्याख्या समझ लो, अ माने अ जानते ही हो, कु, जहां पर ये उ जोड़ दें उससे वो वर्ग ले लेना है, तो कु का मतलब हो गया कवर्ग। कवर्ग में कौन कौन वर्ण आते हैं? हाँ, ये वर्ण आते हैं। और ह क्या है? हाँ, और विसर्जनीय, विसर्जनीय कहते हैं विसर्गों को, दूसरा नाम है उनका विसर्जनीय। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ये कंठ से ही होते हैं। वैसे कंठ से तो सब वर्ण होते हैं उच्चारण, ऐसा कोई वर्ण है जो बिना कंठ की सहायता से हो जाए? बताओ, नहीं है। पर और जो वर्ण है वो कंठ के अलावा वायु का संयोग अन्य स्थान पर उस वायु का आघात होता है, इसलिए उनका वो उत्पत्ति स्थान कह दिया जाता है। वैसे कंठ तो सबका ही है पर इनका ओनली ऑन कंठ है। ठीक है, ईचु ये सानाम तालु, इसके बाद है ई, चू माने चवर्ग, च छ ज झ या, और स, इनका उच्चारण स्थान, स माने ये वाला श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालु क्या है? बोलो च, च बोलने में जिह्वा ने जिस भाग को छुआ है वो भाग है तालु, समझे? बोलो क के बोलने में तो जिह्वा छू नहीं रही तालु, मूर्धा, दंत इत्यादि प्रदेशों को, कंठ में ज्यादा हरकत हो रही है। क ख ग, कंठ में ज्यादा हरकत है इन्हें बोलने में, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। विसर्जनीय के विषय में एक मत और जान लो, विसर्गों का उच्चारण स्थान कंठ कह दिया है, जबकि शिक्षा ग्रंथों में लिखा है अयोगवाहास्तु विज्ञेया आश्रय स्थान भागिना। जो अयोगवाह है उनको आश्रय स्थान भागी समझना चाहिए। आश्रय स्थान भागी मतलब जैसे ये विसर्ग अयोगवाह है, अयोगवाह क्या होते हैं इसके हम आगे भी संज्ञा प्रकरण में व्याख्या आएगी, वहां पर बता देंगे। अभी हाल फिलहाल तो मैं इतना बता देते हैं
कि अयोगवाह, ये विसर्ग भी अयोगवाह है। ठीक है, विसर्ग क्या है? अयोगवाह जो होते हैं वो आश्रय स्थान भागी होते हैं। माने यदि आ के बाद विसर्ग लगा है तो उसका उच्चारण स्थान कंठ समझना। ठीक है, और ई के बाद यदि विसर्ग लगा है तो उसका उच्चारण स्थान, और ऊ के बाद यदि विसर्ग लगा है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ समझना। तो मूल ग्रंथ से विरोध नहीं होगा। यहां जो विसर्ग का कंठ स्थान लिखा है वो अकाराश्रित विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अन्यों का तो अयोगवाह हस्त विज्ञा आश्रय स्थान भागिना ऐसे समझ लेना। ठीक है, इसलिए शिक्षा ग्रंथ में और कौमुदी के इस पाठ में कोई विरोध नहीं होगा। क्या बात समझे? विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? यदि अकार से अकार पर लगे हैं तो कंठ, और मतलब विसर्ग आश्रय स्थान भागी हैं। जैसा जिनका आश्रय होगा उसके अनुसार ये स्थान पा जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं। एक कहावत है, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम। क्या मतलब होता है? इसको समझते हो कहावत को? कि जहां जाते हैं बस उसी की जय जयकार जहां जिसके साथ होते हैं उसी की जय हो ऐसे होते हैं ये अयोगवाह आश्रय स्थान भागी। अकार के पीछे लगे हैं तो जी हमारा भी उच्चारण स्थान कंठ, इकार के बाद लगे हैं जी हमारा भी उच्चारण स्थान जो है तालु, उकार के बाद लगे हैं तो जी हमारा भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, ये कहते हैं, है ना। हाँ, एक बच्चा था जो है वो क्या करता था, उसे रामानुजाचार्यों से फायदा लेना होता था तो ऐसा तिलक लगा के उनके पास जाता, उसे जो है शैव संप्रदाय वालों से तो ऐसा तिलक लगा के जाता था, उसे गौड़ीय मठ वालों से कुछ फायदा लेना होता तो नासिका तक तिलक लगा के जाता था, उससे जो है राधा वल्लभ संप्रदाय से कुछ फायदा, मतलब जिस संप्रदाय में जाता वैसा ही तिलक धारण करके सिद्ध रहता। तो अयोगवाह ऐसे होते हैं और विसर्ग भी ये ऐसा ही है, आश्रय स्थान भागिना, तो विरोध नहीं होगा। री टू र शाणाम मूर्धा, री टू माने टवर्ग ट ठ ड ढ ण, र और श, इनका उच्चारण स्थान बोलो ट। ट के बोलने में जिह्वा ने जिस भाग को छुआ है वायु का संयोग उस प्रांत में अधिक हुआ है, अतः उसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, वो मूर्धा स्थान है। लितूल सानाम दंताहा, बोलो ली, और तू माने तवर्ग तथा द ध न, और ल और स, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ, उ बोलो उ, पप्पू माने प फ ब भ म। अब क्या है, यहाँ पर हरकत ज्यादा हुई है आपके ओष्ठ देश में, अतः इनका उच्चारण स्थान क्या है? प फ ब भ म इनका, और उपधमानीय, इसमें तीसरी चीज क्या है? उपधमानीय का उच्चारण स्थान क्या होता है? उपधमानीय क्या है ये आगे बताए। यम गण नानाम नासिका च, यम गण इनका उच्चारण स्थान यमगण न, इनका उच्चारण स्थान नासिका च, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। मतलब नासिका भी होता है मतलब जैसे क वस्तुतः क्या है? कवर का अंतिम अक्षर ग है, चवर का य है, पवर का म है, टवर का अंतिम अक्षर है न, और न किस वर्ग का अंतिम अक्षर है? तवर्ग का। तो इनके वो उच्चारण स्थान तो हैं ही जिन वर्गों में जो पढ़े गए हैं, जैसे कवर्ग में ङ है उसका उच्चारण स्थान कंठ तो है ही, यहाँ का उच्चारण स्थान तालु तो है ही, पर इसके साथ साथ इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है। माने ये दो स्थान वाले, ठीक है, दो स्थान से लाभ ले सकते हैं, ये दो स्थान से उच्चरित होगा। ऐसे ही कह रहे हैं ए दई तो हो कंठ तालु, एत ऐत मतलब ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओदौ तो हो कंठोष्ठम, ओ और औ इनका उच्चारण स्थान क्या है? वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। माने इनके दो उच्चारण स्थान बताए, कंठ ओष्ठ ए ऐ, और ओ औ का कंठ तालु ए ऐ, ओ औ का कंठ ओष्ठ, और व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ। ठीक है, कुछ आचार्यों के मत में और प्रात साख्य के कुछ शिक्षा ग्रंथकारों के मत में व का उच्चारण स्थान सिर्फ ओष्ठ है। इस विषय का अधिक विवेचन सिद्धांत कौमुदी के दाधी मत व्याख्या में देख लेना। उन्होंने इस स्थल को भी की भी व्याख्या जो है ओष्ठ परक ही की है। दंतोष्ठ का उन्होंने अर्थ किया है दंत समीपवर्ती जो ओष्ठ स्थान है वो जो है वह का है। तो यहाँ पर आपने दोनों मत समझ लीजिए। जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान क्या है?
जिह्वा का मूल भाग। आपने जिह्वा है ना, जिह्वा के भाग हैं, ये सबसे आगे वाला, उससे थोड़ा पीछे, फिर बीच में, फिर थोड़ा और पीछे, फिर सबसे लास्ट, यहाँ से आरंभ होती है नीचे से जिह्वा, वो है जिह्वा का मूल भाग। जिह्वा मूलीय जो वर्ण है उनका उच्चार स्थान जिह्वा का मूल भाग होता है। जिह्वा मूलीय और उपध्मानियों को हम आगे बताएंगे। नासिका अनुस्वारस्य, और अनुस्वार का स्थान क्या है? नासिका। अनुस्वार समझते हो, वो एक बिंदी, उसका उच्चारण स्थान नासिका इति स्थानानि, यहां तक स्थान का विवेचन हुआ।